जितने भी चैप्टर हैं आपके सभी के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा। इट मींस देखो, अगर जीरो को हटा देंगे तो सभी को नेचुरल नंबर बोलेंगे और जीरो को भी शामिल कर लिया तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। कि पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होता है, यहाँ दशमलव संख्या नहीं होती है, बशर्ते यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो शामिल होता है। तो इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसके बीच वाले चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर मान लो a का मान हमने जीरो कर दिया तो 0x + 0y + c बराबर 0, तो ये तो भैया c बराबर 0 हो गया। तो अगर लिखा है 7 सही 1/5, तो प्यारे बच्चों जो 7 होगा वो हमेशा 1/5 से बड़ा ही तो होगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका हमने यहाँ पर एक मैं क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें क्लास 9th यूपी बोर्ड के जितने भी फॉर्मूले हैं, सभी चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर हैं आपके सभी के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा। और प्यारे बच्चों वो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे जिससे आपको चैप्टर को पढ़ने में बड़ी ही आसानी होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे हमारे टारगेट बोर्ड यूपी हाई स्कूल वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए और शेयर तो जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्टिंग करूंगा जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखो वैसे तो जो हमारा चैप्टर है वो अभी आगे पीछे हो गए हैं, जब से हमारा नया सिलेबस आया है तब से चैप्टर्स आगे पीछे कर दिए गए हैं, बट हम कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले सबके फिर भी सेम ही है, आप चाहे आगे पढ़ो चाहे पीछे पढ़ो। तो देखो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहला नंबर होता है जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर प्यारे बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे सारे के सारे क्या होते हैं? ये इंटीजर होते हैं, ध्यान रखना। ये सभी के सभी नंबर बच्चों पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं? ये पूर्णांक नंबर होते हैं, कोई भी दशमलव वाला संख्या इसमें शामिल नहीं होती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं लेकिन सभी के सभी पूर्णांक और धनात्मक होते हैं। दूसरा आता है प्यारे बच्चों पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर जाना जाता है, और होल नंबर जो होते हैं सेम वही होते हैं, ये भी पूर्णांक होते हैं, और लेकिन ये प्यारे बच्चों इसमें जीरो भी शामिल होता है। इट मींस देखो, अगर जीरो को हटा देंगे तो सभी को नेचुरल नंबर बोलेंगे और जीरो को भी शामिल कर लिया तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। इट मींस जीरो इज अ होल नंबर। जीरो जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, जीरो एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोला जाता है। अब इंटीजर जो होते हैं बच्चों ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जो इंटीजर हैं बच्चों वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब पूरे अंक। इसका मतलब यहां बच्चों ये दशमलव में नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ये दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं। मैंने काट दिया है लिख करके इसीलिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होता है, यहां दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं, बशर्ते यहां पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो शामिल होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं, जिनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, जिनको प्यारे बच्चों p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पर p और q कैसे हैं? पूर्णांक हैं। p और q कैसे हैं बच्चों? पूर्णांक होते हैं, जिनको हम दो पूर्णांकों के डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। इट मींस इसको हम p/q से रिप्रेजेंट कर पाए तो वो नंबर हमारे होते हैं परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिनको हम p/q के रूप में बच्चों नहीं लिख पाएंगे वो सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे √2, √3, पाई, ये सभी के सभी क्या हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको कभी भी दो संख्याओं के डिवाइड के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपका दूसरा नंबर आता है घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आता है आपका। घातांक के नियम क्या होते हैं बच्चों? देखिए, अगर कहीं आपको दिख जाए a की पावर m, ध्यान से समझना, कहीं आपको दिख जाए a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसको अपन लोग क्या कर देते हैं? a की पावर m प्लस n कर देते हैं। मतलब अगर गुणा में बेस प्यारे बच्चों सेम है, आधार सेम है, तो उनकी घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। सेम अगर कहीं पर आपको घात के ऊपर घात दिखाई दे जाए, जैसे a की पावर m की पावर n, तो जब कभी भी किसी नंबर की पावर आपको कोई घात दिख रही है, उस घात के भी ऊपर एक घात लगा दी गई है, तो उन दोनों घातों का गुणा कर दिया जाता है। इट मींस a की पावर m टू दी पावर n
तो इसका मतलब है a की पावर mn। इसी तरीके से बच्चों अगर यहां पर हम डिवाइड करते हैं, देखो यहां हमने मल्टीप्लाई किया, इधर हमने डिवाइड चिपकाया, तो डिवाइड में जो होती हैं घातें घट जाती हैं, घातें जो होती हैं बच्चों वो डिवाइड हो जाती हैं। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इट मींस a की पावर m माइनस n। ठीक है ना, घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। सेम अगर यहां पर हम a की पावर m डॉट b की पावर m कर रहे हैं, अब बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, देखो पावर सेम है तो बेस का क्या हो जाता है गुना, और एक ही पावर में हम उसको लिख पाते हैं बच्चों। अगली चीज है a की पावर माइनस n, तो a की पावर माइनस n को हम 1 बाई a की पावर n लिख सकते हैं। मतलब प्यारे बच्चों अगर किसी संख्या की पावर नेगेटिव है और उसको हम अगर 1 के डिवाइड में या उसका रेसिप्रोकल लिख दें, क्या लिख दें, उसका व्युत्क्रम कर दें, इसका व्युत्क्रम कर दें, तो पावर जो है वो धनात्मक हो जाती है। पावर कैसी हो जाती है, धनात्मक। और ऐसे ही अगर ये 1 के अपॉन में लिखा होता तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर हमारी धनात्मक फिर भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट चीज आपकी आती है बच्चों, अगर a की पावर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इट मींस किसी भी संख्या की पावर 0 लगी है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है भाई, 1 होता है। नेक्स्ट आता है हर का परिमेयकरण, जिसको रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर बोलते हैं बच्चों। रैशनलाइजेशन क्या होता है, परिमेयकरण क्या होता है, तो जब कोई नंबर हमारा स्क्वायर रूट में इस तरीके से लिखा आ जाता है या विदाउट स्क्वायर रूट भी आ सकता है, तो उसके चिन्ह को बदल करके, प्यारे बच्चों उसके चिन्ह को बदल करके हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 बाई, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों 1 अपॉन a माइनस बी, तो इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसके बीच वाले चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसका यूज कब करते हैं प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग हम करते हैं जब संख्याएं वर्गमूल में हो, इस तरीके से हो, तो हम इसका यूज प्रीफर करते हैं रेशनलाइजेशन करने में। ठीक है, जिससे नीचे वाला रूट हट जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 1 बाई रूट 2, तो अगर यहां ऊपर नीचे आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों ऊपर आएगा रूट 2 और नीचे हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हमने क्या हटा दिया, नीचे से अंडर रूट को हमने गायब कर दिया। ठीक है भाई, चलिए अगला आता है बच्चों अब चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के इतने ही फॉर्मूले थे, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। देखो मानक रूप और घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है, जिसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों मानक रूप को हम समझ सकते हैं, मानक रूप क्या होता है और घात क्या होती है, कि बहुपद में चर की, चर बोले तो एक्स वाई जेड कोई भी चर अगर है, उसकी जो मैक्सिमम पावर रहेगी प्यारे बच्चों, अधिकतम जो घात रहेगी, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उस बहुपद की घात बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर भाई, मैंने लिखा एफ एक्स बराबर, या कोई बहुपद मैंने लिख दिया यहां पर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और यहां से आपको बच्चों इसकी घात पूछ ली गई कि बताओ इसकी घात क्या है, तो मैक्सिमम घात कितनी है, 3, तो 3 ही इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, यही इसकी घात हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये कुछ आपके सर्वसमकाएं होती हैं बच्चों, जिसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हमने इन तीनों का स्क्वायर किया, यहां से समझते आओ। पहले x का स्क्वायर लिखा, y का स्क्वायर लिखा और दोनों का मल्टीप्लाई का डबल कर दिया, x का स्क्वायर लिखा, y का स्क्वायर लिखा, माइनस है तो यहां माइनस कर दिया, दोनों के डबल का मल्टीप्लाई। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस का गुना, दोनों का मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो भैया। अगला देखिए ये होल स्क्वायर है बच्चों 3 नंबर्स का, तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, इसके बाद पहले 2 का पेयर, दूसरे 2 का पेयर, अगले 2 का पेयर, मतलब पहले x और y का पेयर, फिर x और z का पेयर और y और z का पेयर, तीनों के पेयर का डबल करके हमने क्या कर दिया है बच्चा, पार्टी ऐड कर दिया है। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होता है पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, फिर दोनों के मल्टीप्लाई का ट्रिपल। देखो जब स्क्वायर कर रहे थे तो डबल और क्यूब कर रहे हैं तो ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल 3x बाई, और इनटू में प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा ये पूरा का पूरा x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई, सेम x माइनस वाई का होल क्यूब। अच्छा x का क्यूब माइनस है तो माइनस वाई का क्यूब, इसके बाद
फिर से वही चीज, दोनों के मल्टीप्लाई का ट्रिपल और x माइनस वाई यहां पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर है बच्चों एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, ये बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। इसकी वैल्यू होती है पहले तीनों का जोड़ x प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब प्यारे बच्चों यहां कुछ कंडीशन लग जाती है इस फॉर्मूले पे। देखो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो कर दूं, मेरे प्यारे बच्चों अगर x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो कर दिया जाए, बोले तो इस नंबर को जीरो कर दिया जाए, तो देखो एक बात ध्यान से समझना, यहां पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर आप करोगे जीरो इंटू यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही लिखोगे भाई। अब जीरो का जब किसी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा जीरो हो जाता है, तो यहां से आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर शून्य हो जाएगा। अब जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो प्यारे बच्चों आपको यही तो रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है ना, जब आप यहां जीरो पुट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। इसके बाद बच्चों रिमाइंडर थ्योरम आपकी आती है शेषफल प्रमेय। यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है, तो शेषफल जो बचता है बच्चों वो pa बचता है। मतलब कोई भी फंक्शन है x का, उसमें x माइनस a से आप जब डिवाइड करोगे तो वहां पर रिमाइंडर हमेशा pa का मतलब a का फंक्शन बचता है, a का ही फंक्शन यहां पर रिमाइंडर बचता है। ये रिमाइंडर थ्योरम है। गुणनखंड क्या कहते हैं, यदि pa बराबर जीरो है तो x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों रिमाइंडर अगर जीरो आता है, अगर ये रिमाइंडर जीरो आ जाए तो जो x माइनस a होगा वो इसका एक फैक्टर कहलाएगा। जैसे मान के चलिए मैं कह रहा हूं भाई 3 का डिवाइड, या फिर मान के चलिए 9 का डिवाइड आपको 54 में करना है, और मैं कह रहा हूं क्या 9 इसका एक फैक्टर होगा, तो आप कहोगे आप यहां पर डिवाइड करके देख लो 54, रिमाइंडर जब जीरो बच गया ना, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक प्यारे बच्चों गुणनखंड है, किसका 54 का। ठीक है ना, तो वही चीज यहां पर है कि अगर रिमाइंडर जीरो आता है, यदि शेषफल जीरो आता है तो भाग देने वाला नंबर उस भाग दिए जाने वाले नंबर का से क्या होता है, फैक्टर होता है। नेक्स्ट चलिए अगला चैप्टर नंबर 3 देखते हैं भाई, कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन। ये हमने आपको कराया था यूट्यूब पे, एकदम फ्री देख सकते हो आप जा करके। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, कुछ चीजें हैं जो यहां पर मेंशन करी गई हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, बताया था हमने। दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, बिल्कुल, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं, जहां एक्स को भुज कहा जाता है और वाई को कोटि कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी यूट्यूब पर, टारगेट बोर्ड यूपी हाई स्कूल वाले चैनल पर आप देख सकते हो, नाइन्थ वाले पे आप देख सकते हो, टारगेट बोर्ड यूपी 9th पे देखोगे तो ये इस चैप्टर को हमने कराया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आता है इसमें चतुर्थांश, क्वाड्रेंट आता है भैया। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने आपको बताया था इसमें भुज और कोटि के बारे में बताया गया है। तो भुज धनात्मक होता है और कोटि भी धनात्मक होती है, इसलिए इसको प्लस प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्लस प्लस बोलते हैं, बताया था आपको। सेम द्वितीय में आता है आपका ये ऋणात्मक आता है भुज, और कोटि धनात्मक होता है, ये माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमने बताई थी उन क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट चलिए अगला चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रेखीय समीकरण। तो प्यारे बच्चों दो चरों का जो रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है, वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पर x एंड y, यहां पर हम लिखेंगे x एंड y आर वेरिएबल्स, x एंड y चर हैं। कैसे हैं भैया, ये चर हैं बच्चों, ये चर संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, चर मतलब कि जिनका मान बदलता रहे, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b का मान 0 नहीं है। प्यारे बच्चों यहां पर a और b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, और यहां पर लेकिन एक कंडीशन है कि a और b का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यों, अगर मान लो a का मान हमने 0 कर दिया तो 0x प्लस 0y प्लस c बराबर 0, तो ये तो भैया c बराबर 0 हो गया। और क्या कोई भी कांस्टेंट नंबर, हर एक कांस्टेंट नंबर 0 के बराबर हो सकता है? नो, नेवर नेवर। ठीक है ना, चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। प्यारे बच्चों अगर एक दो चरों का रैखिक समीकरण अपरिमित है तो उसके अनेक सॉल्यूशन निकलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। और रैखिक समीकरण को आलेख ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, हमेशा इसकी जो ग्राफ हम बनाते हैं वो एक
स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, एक सरल रेखा बन के आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ये भी बातें आपको क्लास में बताई गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्यारे बच्चों, वे सबसे पहले कुछ इसकी एक्सोम्स बताते हैं हम आपको। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि राम और श्याम की एज में बात कर रहे हैं, भाई राम की एज श्याम की एज के बराबर है, और मैं आपसे कहता हूं भाई श्याम की एज मोहन की एज के बराबर है, मोहन की एज के बराबर है, तो आप यही तो कहोगे गुरुजी अगर राम और श्याम की एज बराबर है, श्याम और मोहन की बराबर है, तो हम यही तो कहेंगे राम की, श्याम की और मोहन की, तीनों की एज आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तीनों की एजेस जो होंगी बच्चों वो क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। पूर्ण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। मतलब दो बराबर को एक बराबर में जोड़ें तो पूर्ण भी उन्हीं के बराबर निकल के आते हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब होल जो होता है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है। प्यारे बच्चों देखो, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि जब हम बराबरों को बराबर, देखो पूर्ण का मतलब हो गया हमारा एक तरीके से होल नंबर। तो अगर लिखा है 7 सही 1/5, तो प्यारे बच्चों जो 7 होगा वो हमेशा 1/5 से बड़ा ही तो होगा, अपने पार्ट से, अपने भाग से बड़ा ही तो होगा। जैसे मैंने लिख दिया 7 सही 5/7, इसका मतलब 7 बड़ा होगा 5 से। अगर आप ऐसे लिख रहे हो 7 सही 9/7, तो मेरे भाई ये फिर पूर्ण भिन्न है ही नहीं, ये हमारी परफेक्ट भिन्न ही नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसमें हम 7 का भी डिवाइड कर पा रहे हैं, एक बार जाएगा तो ये 8 होल 2/7 लिखा जाना था एक्चुअल में, है कि नहीं, ये लिखा जाना था। तो देखो फिर से 8 2 से बड़ा हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना जो होल होगा, वो जो पूर्ण होगा वो अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब ये यूक्लिड की 5वीं अवधारणा है बच्चों की, यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण मतलब 180 डिग्री हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। ठीक है ना, ये इसकी 5वीं अवधारणा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगला सवाल और अगला चैप्टर है आपका रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है ना, देखो भाई कोणों के सबसे पहले प्रकार बताए गए हैं बच्चों। कोणों के प्रकार सबसे पहले आपको दिखाया गया न्यून कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है, अधिक कोण जो 90 और 180 के बीच में होता है, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री के बराबर होता है, प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो बच्चों 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, मतलब ए और बी दो एंगल हैं, दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, जिनको अपन लोग पूरक बोलते हैं। संपूरक कोण जो कोणों का योग प्यारे बच्चों 180 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद महत्वपूर्ण प्रमेय प्यारे बच्चों, रैखिक युग्म के बारे में बताया गया है, पेयर के बारे में बताया गया है। तो पेयर में क्या होता है, जैसे इस तरीके से एक लाइन है और यहां से हमने एक पेयर बनाया दो एंगल्स का, ये बन गया, तो ए और बी दो एंगल हैं, तो यहाँ a + b 180 अंश होता है, ये यहां बताया गया है। ठीक है, इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण प्यारे बच्चों, जब दो एंगल ऐसे बनते हैं जो एक दूसरे के शीर्ष के अभिमुख होते हैं, जैसे ये वाले इस एक ही शीर्ष के क्या है, ये ऑपोजिट है, तो ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये इक्वल होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसके बाद समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों अगर देखो दो सीधी रेखाएं हैं, इस तरीके से एक तिर्यक रेखा काट जाए तो यहां पर संगत कोण बनते हैं। देखो संगत कोण कौन से होते हैं भैया, जो हमारे z में आ जाएं, जैसे z बन रहा है ये हमारा, उल्टा z भी बना सकते हो ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। एकांतर कोण ये हमारे अल्टरनेट, अच्छा देखो संगत कोण जो होते हैं हमारे, ये कह रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है, और एकांतर कोण होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो भैया अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो जेड में आते हैं, एक्चुअली जेड में जो आते हैं वो अल्टरनेट एंगल आते हैं बच्चों। ये देखो जैसे ये जेड बना, ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये होते हैं हमारे एकांतर कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो एंगल बनते हैं, तो देखो जैसे ये तिर्यक रेखा है हमारी, ये तिर्यक रेखा है और इसके एक ही ओर जो एंगल बनेगा, जैसे प्यारे बच्चों इसके इधर
और इसके इधर, ये दो एंगल बने, ये दो एंगल बने, इन्हीं कोणों का जो जोड़ होगा बच्चों, इन्हीं कोणों का जो जोड़ होगा वो 180 अंश होगा। क्या होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट फिर आता है चैप्टर 7 ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। तो पहला होता है बच्चों SAS, मतलब भुजा कोण भुजा। तो दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर है तो ट्राइंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर दो एंगल एक साइड, या फिर दो एंगल एक साइड, या फिर तीनों साइड, या फिर RHS, समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा मतलब समकोण हो और कर्ण हो, हाइपोटेनियस हो और एक साइड हो, ये बराबर हो जाए तो वहां पर सर्वांग समता काम करती है, कॉन्ग्रुएंसी काम करती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों अगर ये कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है A और A है, तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा, ये वाली भुजा मान लो AB है, ये वाली भुजा मान के चलिए AC है, तो दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होती हैं। CPCT थ्योरम क्या कहती है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। प्यारे बच्चों, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं उनके सामने के एंगल के सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ये वाला एक ट्राइंगल है और ये वाला एक दूसरा ट्राइंगल है, ये वाला एक दूसरा ट्राइंगल है। ये एंगल है इसमें 30, ये एंगल है 60, ये एंगल है प्यारे बच्चों 50, 30 60 सॉरी एक मिनट गड़बड़ कर दिया। यहां से आप कहोगे ये एंगल है 30, ये एंगल है 70 और ये एंगल है 80। ऐसे यहां पे मैंने कहा ये एंगल है 70, ये एंगल है 30 और ये एंगल है बच्चों 80। तो यहां पर अगर हम कहें कि भैया ये वाली भुजा अगर 4 है तो बच्चों 30 के सामने 4 है, तो यहां पर भी 30 के सामने 4 होगा। कब? जब ये दोनों ट्राइंगल अगर सर्वांग सम है। कैसे हैं? सर्वांग सम है। 80 के सामने अगर 9 है तो प्यारे बच्चों इधर भी 80 के सामने 9 होगा। 70 के सामने अगर 8 है तो यहां भी 70 के सामने 8 होगा। ये होती है CPCT थ्योरम। ये क्या होती है? CPCT थ्योरम। नेक्स्ट आ जाइए अगला। फिर चैप्टर नंबर 8 आ गया आपका। चैप्टर नंबर 8 के बारे में देखते हैं भैया। क्वाड्रिलेटरल, कोण योग गुणधर्म। क्या कहता है बच्चों? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 360 अंश बन जाएगा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज, इसके बाद पैरेललोग्राम आता है। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। देखो किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर भी होती हैं और प्यारे बच्चों पैरेलल भी होती हैं, समांतर भी होती हैं। ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कोई भी समांतर चतुर्भुज आप बनाओ, इसके विकर्ण बनाओ तो बच्चों ये वाला पोर्शन बराबर होता है और ये वाला पोर्शन बराबर होता है। मतलब ये समद्विभाजित करते हैं इस पॉइंट से, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये बराबर होता है। दोनों का अर्धक हो जाता है बच्चों, आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है बच्चों? मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। मतलब कोई हमने यहां ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल का नाम है बच्चों A, B और C। अगर इन दो साइड का हम मध्य बिंदु ले लें, मिड पॉइंट ले लें और मिड पॉइंट को हम मिला दें तो ये वाली लाइन जो है प्यारे बच्चों, ये जो लाइन बनी हमारी, मान के चलो MN, ये लाइन बनी हमारी MN। तो यहां पर जो MN लाइन है वो पैरेलल होगी बच्चों BC के। किसके पैरेलल होगी? BC के। और दूसरी चीज जो MN की वैल्यू होगी वो BC की आधी होगी। BC की क्या होगी बच्चों? आधी होगी। वही चीज यहां लिखी है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो DE का मान BC का आधा होगा। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है ना। ये होता है हमारा। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 9 अब आ गया आपका सर्कल। यहां पर कह रहा है सर्कल में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। सही बात है भाई। देखो ये एक सर्कल है, ये इसकी क्या है? जीवाएं हैं। किन्हीं भी दो पॉइंट को सरकमफ्रेंस में मिला दो, सभी जीवा बन जाती हैं, सभी जीवा बन जाती हैं। लेकिन अगर जिसके इसके सेंटर से होकर के जो लाइन जाएगी वो लॉन्गेस्ट होगी। क्या होगी बच्चों? लॉन्गेस्ट जीवा, सबसे बड़ी जीवा। और इसको अपन लोग एक स्पेशल नाम व्यास से जानते हैं। किससे जानते हैं भाई? व्यास से। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई चीज स्पेशल होती है, जैसे हमारे दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते थे, है कि नहीं? जैसे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी जो महात्मा के नाम से जाने जाते थे, है ना, वही थे ना गांधी। महात्मा गांधी का जो नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था ना।
तो उनका जो उनको जो बुलाया जाता था महात्मा के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि वो स्पेशल थे, हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो सेम जो देखो जीवाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो जीवा सेंटर से होकर के जाएगी उसको व्यास कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया? व्यास। एक वृत्त की या सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इसका मतलब है कि अगर ये हमारा एक सर्कल है और ये सेंटर है, इसके इधर में एक जीवा बनाऊं, इसके इधर बनाऊं, मान लो ये भी इससे 5 मीटर दूर है, ये भी 5 मीटर दूर है, तो ये वाली जीवा इस वाली जीवा के बराबर होगी, बात खत्म। दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट आ जाइए अगला, कोणों से संबंधित। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शीर्ष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। तो प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, देखो जैसे कि मैंने कहा ये एक सर्कल है, ये एक चाप ले लिया हमने, यहां पर केंद्र पर एक कोण बना लिया ये वाला, और यहीं से हमने एक इसकी सरकमफ्रेंस पे एक कोण बना लिया बच्चों ये वाला। तो ये अगर थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। बात समझ में आई? ये जो एंगल अगर थीटा है तो ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये इसका डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा पार्टी? डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में अगर कोण बना रहे हो, जैसे भैया ये हमारा देखो वृत्त, एक लाइन मैंने खींच दी, अब इस वृत्त के 2 पार्ट हो गए। यहां से आप कोई एंगल बनाओ, ये एंगल, यहां से आप कोई एंगल बनाओ, कोई भी एंगल बनाओ, ये सभी के सभी जितने एंगल बन रहे हैं ना, ये सभी बराबर हैं। देखो मैं एक पेज पे आपको समझा देता हूं कि प्यारे बच्चों सर्कल भी बना ही लेते हैं भाई, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। देखो ये है आपका, अब देखो ये इसका सेंटर है और ये हमने यहां पर इसका व्यास खींच दिया। अब एक वृत्तखंड ऊपर हो गया, एक व्यास के नीचे हो गया। अब मैं अगर यहां पर कोई एंगल बना दूं, ये लो भाई, एक और एंगल बना दूं, ये लो भाई, एक और एंगल बना दूं, ये लो भाई, तो ये सभी एंगल प्यारे बच्चों बराबर होते हैं, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं, एक ही वृत्तखंड में ये बने हुए हैं, इसलिए बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो भैया अर्धवृत्त में अगर बना कोण है तो ये समकोण होता है, मतलब ये सभी एंगल जो मैंने आपको दिखाए ये सभी समकोण भी हैं, ध्यान रखना, ये सभी 90 डिग्री के भी हैं, क्योंकि ये आधे वृत्त में बने हैं। आप कहोगे फिर गुरुजी पहली थ्योरम ये है बच्चों कि अगर आप कहीं से भी कोण बना लो, मान के चलो यहां से ये हमने एक जीवा खींच ली, यहां से आप कोई कोण बना लो, यहां से आप कोई कोण बना लो, लो, ये सभी के सभी क्या होंगे? बराबर ही होंगे, क्योंकि ये एक ही पार्ट में बने हैं, जीवा के ऊपर, जीवा के नीचे, जीवा के ऊपर बने हैं, सारे बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है चक्रीय चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों, मतलब प्यारे बच्चों कोई भी चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर आ जाएं, जैसे यहां से मैं कहूं भैया ये एक वृत्त है और एक चतुर्भुज हमने बना दिया इस तरीके से, ये एक चतुर्भुज बना दिया, तो इसी को हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं भाई? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। अब आगे क्या भाई? तो आगे ये बच्चों, इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भैया इसके जो आमने सामने के ये कोण और ये कोण 180 बनाते हैं, ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 हो जाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट चलिए आगे, चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र। अब आता है बच्चों चैप्टर नंबर 10 आपका जो है हीरोन का सूत्र। क्या कह रहा है? यह सूत्र किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, जब उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। तो माना त्रिभुज की भुजाएं हैं ए, बी और सी, तो प्यारे बच्चों जिसका अर्ध परिमाप हम कहेंगे एस बराबर, इसके अर्ध परिमाप को हम कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये इसका अर्ध परिमाप है बच्चों। तो हीरोन के सूत्र द्वारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है वो आता है, देखो सेमी पेरीमीटर से आपको घटाना है, सेमी पेरीमीटर से घटाना है ए को, बी को और सी को, तीनों का गुणा कर देना है और सेमी पेरीमीटर का भी गुणा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हीरोन के सूत्र से एरिया निकालना किसी भी त्रिभुज का। अब समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। एक्चुअली ये यहाँ पर रूट नहीं है, ये है हमारा √3/4, अलग है ये ए स्क्वायर। 4 जो है वो रूट में नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, 4 रूट में नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अपॉन में 4 है जो कि रूट में नहीं है, ध्यान रखना। तो मैं इसको यहां से खदेड़ देता हूं भाई, मैं इसको यहां से खदेड़ देता हूं, ये रूट में नहीं है 4, सिर्फ 3 ही रूट में है। ठीक है, जो 3 लिखा है सिर्फ वही रूट में लिखा है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट आ जाओ अगला, चैप्टर नंबर 11। अब यहाँ पे बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर 11 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। तो सबसे पहले देखो आकृति की बात करी गई है और उसके सामने इसका CSA या LSA मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है और आयतन लिखा है। जैसे लंबवृत्तीय बेलन के लिए अगर हम बात करें तो भैया CSA होता है इसका 2πRh और TSA इसका होता है 2πr r+h, इसके और इसका वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है बच्चों,
अगला लंबवृत्तीय शंकु की बात करें तो शंकु के लिए देखो इसका पाई आर एल होता है और एल का मान यहाँ पर अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। और प्यारे बच्चों इसका जो आयतन होता है वो इस बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद गोला आता है। गोले का प्यारे बच्चों कुल और वक्र दोनों ही क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी प्रकार अगर अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले में प्यारे बच्चों ये वक्र पृष्ठ होता है और ये इसका कुल होता है, ये इसका कुल पृष्ठ होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो उसका रीजन है कि भाई अगर मैं एक गोला बनाता हूं, अर्धगोला बनाता हूं, तो प्यारे बच्चों ये देखो अर्धगोला हो गया, अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले में ये तो इसका वक्र हो गया, वक्र पार्ट हो गया, और कुल के लिए हमारा ये जो बेस है ये बेस भी जुड़ जाएगा। तो ये वक्र हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर और ये बेस हो गया पाई आर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वक्र तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आता है बच्चों स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। क्या कह रहा है, सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो कि 3 होती हैं। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। तीसरा होता है बहुलक। 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य क्या होता है बच्चों कि जितने भी प्रेक्षण हैं सबको जोड़ लो और जितने प्रेक्षण हैं उसका डिवाइड कर दो, जितने प्रेक्षण हैं उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वो हमारा क्या होता है, माध्य होता है। माध्यक क्या होता है बच्चों, माध्यक में देखा जाता है कि सबसे पहले तो जो हमारे जितने भी आंकड़े दिए गए हैं वो पॉजिटिव में है या सॉरी वो हमारे विषम संख्या में है या सम संख्या में है। अगर आंकड़ों की संख्या प्यारे बच्चों विषम है तो माध्यक जो होगा हमारा n+1/2वां पद होगा, जिसको हम देखो, इसको हम माध्यक का मतलब होता है मध्य पद, एक तरीके से मध्य पद। और सबसे पहले मध्य पद निकालने के लिए उसको हमें किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, अरेंज करना होगा। पूरे आंकड़े को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही या अवरोही क्रम में आप पहले अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद उसका बीच वाला टर्म छांटोगे। अगर ऑड नंबर में है, विषम संख्या में है पदों की संख्या, तो n+1/2वां पद माध्यक होगा या माध्यिका होगा। और वहीं अगर n सम है तो वहां 2 बीच के टर्म आएंगे, 2 मिडिल टर्म आएंगे। पहला तो n का सीधा आधा कर दो, मतलब जितने पद हैं उसका आधा कर दो। दूसरा प्यारे बच्चों आधा करने से उससे अगला टर्म, जैसे मैंने लिखा 4, 5, 6, 9, 11, ये देखो 5 टर्म है। कितने टर्म है, 5, तो बीच वाला टर्म 6 होगा। तो यही माध्यिका है, यही क्या है बच्चों, माध्यिका है। ठीक है, और अगर यही मैं बात करता हूं, यही मैं आपसे कह दूं 9, 12, 15, 17, 21, 28, ये कह दिया मैंने, तो यहां पर कितने टर्म है, 6 टर्म है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो बीच वाले टर्म आएंगे ना वो ये दोनों आएंगे। तो 6 टर्म है, तो एक तो 6 का आधा सीधा 3, तो देखो तीसरा टर्म आ गया, तीसरा टर्म आ गया। और एक इससे अगला मतलब फोर्थ टर्म इसका हो गया। यहां 5 है तो 5 में आप पहले 1 जोड़ के आधा करोगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 आ जाएगा तो देखो तीसरा टर्म ही इसकी क्या होगी, माध्यिका हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है प्यारे बच्चों तीसरा बहुलक। जैसे मैंने बताया बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है बच्चों आंकड़ों में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। आंकड़ों के अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही नंबर बहुलक कहलाता है। जैसे वह मूल्य या प्रेक्षण जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो जो हमारा नंबर किसी भी आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं मेरे भाई। तो उम्मीद है आप सभी को ये पूरी क्लास एकदम अच्छे से समझ में आएगी। बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने 1 से लेकर 12वें चैप्टर तक सारे फॉर्मूले आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको अब चैप्टर्स को पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। जिस किसी बच्चे को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक की जानकारी, तो प्यारे बच्चों वो हमारे टारगेट बोर्ड यूपी 9th चैनल पर उसको पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से आप उसकी तैयारी कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे टारगेट बोर्ड यूपी 9th चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर बहुत ज्यादा करेंगे जिससे सभी आपके भाई और बहन इसका फायदा उठा सकें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।